अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है माइटोसिस। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। In 1980s, a German biologist, Walter Fleming, observed that in a individual cell, nucleus passes through a series of changes which he called mitosis. 1980 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग ने मुशाहिदा किया कि एक तकसीम होते सेल में न्यूक्लियस तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरता है और उसने इसको माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ए सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी के उसके पेरेंट सेल में थी। माइटोसिस अकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सोमैटिक सेल्स अंडरगोज माइटोसिस। मल्टीसेलुलर जानदारों में माइटोसिस इनके सोमैटिक सेल्स में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो ए प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी माइटोसिस की तरह की एक सेल डिवीजन होती है जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। वो एक प्रॉपर जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर से नहीं गुजरते। वाई, क्यों? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर जो होता है न्यूक्लियस, वहाँ से फिर आगे इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है और उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जहाँ से वो फिर डिवाइड होना शुरू होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक में आपको पता है कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसमें जस्ट बाइनरी फिशन होती है और उसमें माइटोसिस नहीं होती। फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के कौन कौन से मराहिल हैं? The process of mitosis is complex and highly regulated. माइटोसिस का अमल बहुत पेचीदा होता है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बाकायदा भी होता है। There are two major phases और इसके दो अहम मराहिल होते हैं। That is the division of nucleus known as karyokinesis। एक वो मरहला है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। और एक मरहले में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और उस मरहले को हम साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अब हम इन दोनों मराहिल को पढ़ेंगे और इन मराहिल के अंदर भी आगे उनके कुछ प्रोसेसेस हैं, हम उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कैरियोकाइनेसिस से। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। न्यूक्लियस की डिवीजन मैंने आपको बताया है, उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसकी आगे फर्दर 4 मराहिल हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे प्रोफेज। Normally, the genetic material in nucleus is in a loose thread-like form called chromatin. आम हालात में न्यूक्लियस में मौजूद विरासती मादा ढीले और बारीक धागों की शक्ल में होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स।
तो क्रोमेटिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। सिंस द जेनेटिक मटीरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड earlier in the S phase, each chromosome is made of two sister chromatids bound together at the same centromere. चूंकि विरासती मादा पहले ही S फेज में डुप्लीकेट कर चुका होता है, इसलिए हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। यानी कि सेंट्रोमेयर वो पॉइंट होता है जहाँ पर हर क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ईच क्रोमोसोम ऑल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट द सेंट्रोमेयर। हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पर एक काइनेटोकोर भी होता है। काइनेटोकोर इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। काइनेटोकोर एक पेचीदा किस्म की प्रोटीन होती है। दैट इज़ द पॉइंट, और ये वो मुकाम होता है वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। देयर आर टू सेंट्रियोल्स collectively called a centrosome close to nucleus. Recall from chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में ये हमने न्यूक्लियस जब पढ़ा था तो उसमें डिटेल में ये पढ़ा था कि दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब पड़े हुए होते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड दस टू डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। हर सेंट्रियोल दो में तकसीम हो जाता है और इस तरह दो डॉटर सेंट्रोसोम बन जाते हैं। बोथ सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ सेल। दोनों सेंट्रोसोम सेल के मुखालिफ सिमतों की तरफ चले जाते हैं। Here they give rise to microtubules by joining tubulin protein present in the cytoplasm. यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में पड़ी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो होती है उनको जोड़कर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। The microtubules thus formed and are called spindle fibers, और इस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज ए माइटोटिक स्पिंडल। सेल में बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स के मुकम्मल सेट को माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं। By this time, nucleolus and nuclear envelope has degraded and spindle fibers have invaded the central space. इस वक्त तक सेल का न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप टूट चुके होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के मरकज़ में जगह बना चुके होते हैं। In highly vacuolated plant cells, nucleus has to migrate to the center of the cell before prophase. पौधों के ऐसे सेल्स में जहां मरकज़ में बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, प्रोफेज से पहले न्यूक्लियस के सेल को मरकज़ में आना पड़ता है। The cells of the plants lack centriole. प्लांट्स के सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। So, spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin proteins on the surface of nuclear envelope during prophase. इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन न्यूक्लियर इन्वेलप की सतह पर खुद ही इकट्ठी होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। When spindle fibers have grown to sufficient length, some spindle fibers known as kinetochore fibers attach with the kinetochores of chromosomes. जब स्पिंडल फाइबर्स काफ़ी हद तक लंबे हो चुके होते हैं तो चंद स्पिंडल फाइबर्स जिन्हें
काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम के साथ मुखालिफ सिमतों से आने वाले दो काइनेटोकोर फाइबर्स जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स arrange themselves along the equator of cell forming a metaphase plate। क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के खत्ते इस्तिवा यानी इक्वेटर्स में तरतीब दे देते हैं और इस तरह एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। A number of other fibers non-kinetochore from the opposite centrosome attach with each other। बहुत से दूसरे फाइबर्स यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स मुखालिफ सिमत में होने वाले अपने जैसे फाइबर्स के साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज। When a kinetochore spindle fiber connects with the kinetochore of chromosomes, it starts to pull towards the originating chromosomes। जब एक काइनेटोकोर को स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर के साथ जोड़ा जाता है तो ये सेंट्रोसोम की तरफ खींचना शुरू हो जाता है, जिससे ये स्पिंडल खुद निकला होता है। The pulling force divides the centrosomes, sister chromatids, and they separate। खिंचाव की ये जो कुव्वत होती है वो क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स को तकसीम कर देती है और वो अलहदा हो जाते हैं। These sister chromatids are now sister chromosomes and they are pulled apart toward the respective chromosomes, centrosome। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अब सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं और वो अपनी अपनी तरफ वाले सेंट्रोसोम की तरफ खींचे चले जाते हैं। The other spindle fibers non-kinetochore also elongate। दूसरे स्पिंडल फाइबर यानी नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स भी लंबे हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ एनाफेज के आखिर में सेल हैज़ सक्सीडेड इन separating identical copies of chromosomes into two groups at the opposite pole। क्रोमोसोम्स की एक जैसी कापियों को मुखालिफ सिमतों में दो ग्रुप्स में अलहदा करने में कामयाब हो चुका होता है। उसके बाद हमारे पास है टीलोफेज। टीलोफेज इज ए रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल उल्ट होता है। ए न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। अलहदा हो चुके क्रोमोसोम्स के दोनों सेट के गिर्द नया न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है। बोथ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय द न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। अब खुलकर दोबारा क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं वो वाले क्रोमोसोम्स जो कि अलग हो चुके होते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज़ कंप्लीटेड और इस तरह न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है। बट सेल डिवीजन हैज़ येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। लेकिन सेल की डिवीजन को कंप्लीट होने के लिए अभी एक और प्रोसेस से गुजरना होता है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है और उसके बाद बाकी जो सेल का पोर्शन है जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है उसकी डिवीजन होनी बाकी होती है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस
से मुराद साइटोप्लाज्म की तकसीम है। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय ए प्रोसेस नोन एज क्लीवेज। जानवरों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस एक अमल यानी क्लीवेज के ज़रिए होती है। एक क्लीवेज फरो develops where the metaphase plate used to be। इस जगह पर कि जहाँ मेटाफेज प्लेट हुआ करती थी, एक झुर्री बन जाती है जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं। द फरो डिपेंड्स एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ये झुर्री मज़ीद गहरी होती जाती है और आखिरकार पेरेंट सेल्स को दो में तकसीम कर देती है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अकर्स डिफरेंटली। पौधों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस का अमल मुख्तलिफ होता है। वेसिकल्स derived from the Golgi apparatus move to the middle of cell and fuse to form a membrane-bounded disc called cell plate or phragmoplast। गोल्जी ऑपरेटर से निकलने वाली छोटी थैलियाँ जो कि वेसिकल होती हैं, सेल्स के दरमियान में जमा हो जाती हैं और वहाँ आपस में ये जम होकर मेम्ब्रेन्स में लिपटी एक डिस्क बना देती हैं और इस डिस्क को सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। द प्लेट ग्रोज टूवर्ड एंड मूव वेसिकल फ्यूज विद इट। सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ती है और इसमें मज़ीद वेसिकल्स जम हो जाती हैं। फाइनली मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट्स ज्वाइन द पेरेंटल सेल वॉल। आखिरकार सेल प्लेट की मेम्ब्रेन्स सेल मेम्ब्रेन्स के साथ मिल जाती हैं और सेल प्लेट के अंदर का मवाद सेल वॉल के साथ मिल जाता है। द रिज़ल्ट इज़ टू डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। और नतीजे के तौर पर हर एक की अपनी एक सेल मेम्ब्रेन और अपनी एक सेल वॉल होती है। उसके बाद आप ये देखें, नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो फेज़ आती है वो है इंटरफेस। इसमें आप देख रहे हैं एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा है और साइड पे बिल्कुल न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ पे जब हम आते हैं जिसको हम प्रोफेज़ कहते हैं, तो क्या चीज़ें आती हैं कि जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है। आप न्यूक्लियस के अंदर देखें तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो अब थोड़ा सा कंडेंस हो गया है। उसके अलावा सेंट्रोसोम जो है वो रेप्लिकेट्स बनाता है, अपनी कॉपियाँ बनाता है, एक से वो दो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अब आती है हमारे पास प्रोफेज़, जिसमें हमारे पास कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन होने से ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कंडेंस हो जाता है वो प्रॉपर क्रोमोसोम्स की शक्ल बना देता है और स्पिंडल फॉर्म्स हो जाते हैं। ये जो साइडों पे आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के बाहर स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेज़। प्रोफेज़ में न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक हो जाता है और आप ये देख रहे हैं कि ये सेल के बाहर आ जाता है और एक प्रॉपर फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में आप ये देख रहे हैं कि मेटाफेज़ प्लेटफॉर्म मेटाफेज़ की एक प्लेट बन जाती है और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स बन जाते हैं इसमें और उनको अरेंज करके वो प्रॉपर पोल्स की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एनाफेज़। एनाफेज़ में आप देख रहे हैं कि ये अपने आप को वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। सेंट्रोमियर की जगह से ये टूट के एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जबकि टीलोफेज़ में आप देख रहे हैं कि दो डॉटर न्यूक्लियोलाई बन जाते हैं। इसमें न्यूक्लियोलाई बनते हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो अभी तक आपस में सेपरेट नहीं हुआ होता। उसके बाद साइटोकाइनेसिस का जो मरहला है उस पर आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं और इस सारे प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है।
Importance of mitosis is the maintenance of chromosomal set, that is, each daughter cell receives chromosomes that are like in composition and equal in number to the chromosomes of parent cells. माइटोसिस की अहमियत दरअसल क्रोमोसोम्स के मुकर्ररा सेट को कायम रखना होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हर टोटल सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी कंपोजिशन और अपनी तादाद के लिहाज से पेरेंट सेल के क्रोमोसोम जैसे होते हैं। फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन्स। जानदारों की ज़िंदगी में मुंदरजा झेल वो मकामात हैं जहाँ माइटोसिस होती है। अब हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेज पर माइटोसिस होती है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। जानदारों में सेल्स की तादाद माइटोसिस से बढ़ती है, यानी कि हर सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम ए सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से मल्टी सेलुलर जिस्म के बनने की एग्जाम्पल है ये माइटोसिस की, एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। और इसके साथ साथ फिर उसी बॉडी में मज़ीद इस डिवीजन के होने से मल्टी सेलुलर यानी कि कई सेल्स पर मुश्तमिल एक जिस्म वजूद में आता है। ये साइड पे जो डायग्राम है इसमें आप देखें, सबसे पहले सिंगल सेल है, वहाँ से 2 डॉटर सेल बने, ये जाइगोट है, जाइगोट आगे डिवाइड होकर 2 सेल्स में बना, फिर ये मल्टीप्लाई होता 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 एक बेबी के फॉर्म ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, नेक्स्ट इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी अहमियत है वो है जी सेल रिप्लेसमेंट, यानी कि जहाँ पर सेल की तब्दीली होनी होती है। तो सेल रिप्लेसमेंट में है इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस बाय न्यू वंस। जिस्म के कुछ हिस्सों मसलन जिल्द और डाइजेस्टिव नाली से सेल्स हमेशा उतरते रहते हैं और इनके बदले नए सेल्स आते रहते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, और ये नए सेल जो हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। और ये जो सेल्स जिनको इन्होंने रिप्लेस करना होता है, जो स्लफ हो के निकल जाते हैं, ये एग्जैक्ट उनकी डेटो कॉपी होता है। सिमिलरली इसी तरह रेड ब्लड सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो खून के सुरख खुलिए होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, अबाउट 4 मंथ्स, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक चलते हैं, उसके बाद उनकी ऑटो डेथ हो जाती है। एंड न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, और जो नए ब्लड सेल्स बनते हैं वो भी माइटोसिस से ही बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है कि दोबारा से पैदा होना। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, कुछ जानदार अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज़ अचीव्ड बाय माइटोसिस, और ये नए सेल के बनने का अमल माइटोसिस से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार जनरेट्स इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस, जैसे कि ये स्टार फिश है, ये जो आप साइड पे देख रहे हैं, ये समंदरी एक क्रिएचर है। अगर इसका कोई बाजू डैमेज हो जाता है, कोई इसका ये पार्ट उतर जाता है, तो इसमें एक अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि ये माइटोसिस करता है, इसके सेल्स माइटोसिस करते हैं और इसका आर्म दोबारा से वैसा ही बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Some organisms produce genetically similar offspring through the asexual reproduction. कुछ जानदार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए बिल्कुल अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। माइटोसिस इज़ ए मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का ही रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग,
कि हाइड्रा जो होता है वो बडिंग के ज़रिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि उसमें बड बनता है और बड से फिर आगे हाइड्रा की अपना एक बॉडी बन जाती है। दिस सेल्स एट द सरफेस ऑफ हाइड्रा अंडरगोज माइटोसिस। माइटोसिस के ज़रिए हाइड्रा के सरफेस के जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं एंड फॉर्म ए मैस कॉल्ड बड, और उससे बड बन जाता है। माइटोसिस कॉन्टिन्यू इन द सेल्स ऑफ बर्ड, और इस सेल में भी माइटोसिस कॉन्टिन्यू रहती है एंड इट ग्रोज इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और बिलाखिर एक नया जानदार यानी हाइड्रा बन जाता है। द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, और इसी तरह की बडिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ प्लांट्स में भी होता है जिसको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से ही नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं ये हाइड्रा है, हाइड्रा से ये एक बड बना था और बड से फिर एक नया हाइड्रा बन रहा है, और यहाँ पे भी ये प्लांट है, प्लांट से बड बना और बड से उसने अपना एक नया जो है वो साथ प्लांट बना लिया है। उसके बाद देयर आर सम एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस में कुछ गलतियाँ भी हैं। कौन कौन सी हैं कि उनके गलतियों के अकर होने से क्या होता है। एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। माइटोसिस को कंट्रोल करने में अगर गलती हो जाए यानी कि माइटोसिस कंट्रोल में ना आए तो वो कैंसर बन सकता है। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। तमाम सेल्स में ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो माइटोसिस के औकात और उसकी तादाद को कंट्रोल करते हैं, यानी कि कब और कितनी होनी है। समटाइम्स म्यूटेशंस अकर इन ईच जीन एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। बाज़-औक़ात सेल्स के इन जीन्स में तब्दीली यानी म्यूटेशन हो जाती है और सेल तकसीम होना जारी रखते हैं, यानी कि उनकी तकसीम कंटिन्यूसली जारी रहती है, ख़त्म नहीं होती, और म्यूटेशन भी हो चुकी होती है, यानी कोई ना कोई उसमें तब्दीली आ चुकी होती है। इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। इसके नतीजे में एबनॉर्मल सेल्स की अफजाइश हो जाती है और उनकी छोटी छोटी रसोलियाँ बन जाती हैं जिनको हम ट्यूमर कहते हैं। एज लॉन्ग एज दीज ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बीनाइन ट्यूमर्स। जब ट्यूमर उसी जगह पर रहता है जहाँ वो बनता है तो उसको हम बीनाइन ट्यूमर कहते हैं। बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज़, और अगर ये दूसरे टिश्यूज़ में चला जाए, दूसरे टिश्यूज़ में इन्वेड कर जाए तो क्या होता है, दे आर कॉल्ड मलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर। तो फिर हम इसको कैंसर का नाम देते हैं और इनके सेल को हम मलिग्नेंट सेल्स कहते हैं। एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसरस सेल, और इसका दूसरा नाम कैंसरस सेल है। सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स to other parts in the body where new tumor may form। ऐसे ट्यूमर जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर वाले सेल भेजते हैं जहां नए ट्यूमर बन जाते हैं। The phenomenon is called मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, और इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। और ये क्या होता है कि जब इसका खुलासा ये है कि एक जगह पे ट्यूमर बना है, ठीक है, तकसीम उसकी माइटोसिस से भी जारी है, लेकिन वो एक ही जगह पर है, वो कहीं बॉडी में किसी और पार्ट पे नहीं स्प्रेड हुआ, तो वो होता है बिनाइन, यानी कि उसी जगह पर है। और एक होता है कि वो उस पार्ट में से निकलकर अपने साथ वालों को, और वो अपने साथ जो भी उसका ऑर्गन है उसमें भी वो सेल सेंड कर देता है, और फिर जब वो मुकम्मल तौर पर भर जाता है उन सेल से तो वो अगले वाले को, यानी कि उसकी स्प्रेडिंग हो जाती है, और उस स्प्रेडिंग को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और बेसिकली इस स्टेज को हम कैंसर कहते हैं कि जहाँ पे वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप मेरे मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।